डियोगो एल्विस पुर्तगाल के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल किलर, दुनिया का इकलौता सीरियल किलर जिसका सर आज भी 182 सालों के बाद भी एक शीशे के जाल में प्रिजर्व करके रखा गया है। वो सबसे बड़ा सीरियल किलर जिसने अपनी जिंदगी में 70 से ज्यादा लोगों का मर्डर किया था। और आखिर क्यों उस सीरियल किलर के सर को आज भी एक यूनिवर्सिटी में प्रिजर्व करके रखा गया है? जब आप इसका रीजन सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। तो क्या थी स्टोरी पुर्तगाल के सबसे बेरहम सीरियल किलर डियोगो एल्विस की? चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करना। सो लेट्स स्टार्ट दिस केस। डियोगो एल्विस का जन्म 1810 में स्पेन के गलेशिया शहर में हुआ था। डियोगो का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। तो डियोगो ने अपना स्टार्टिंग में बचपन जो था वो बहुत ही गरीबी में बिताया। जब उसकी एज 19 साल की हुई तो उसके फादर ने उसको घर से निकालकर उसे नौकरी की तलाश करने के लिए लिस्बन शहर भेज दिया। और उस टाइम लिस्बन शहर काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था काम करके पैसा कमाने के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे ढंग की कोई नौकरी मिल ही नहीं रही थी स्टार्टिंग में। तो वो कुछ टाइम तक नौकरी की तलाश में शहर में भटकता रहा। अब शहर में आए हुए उसे काफ़ी दिन बीत चुके थे, लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। लिस्बन शहर जाने के बाद डियोगो एल्विस ने बड़े बड़े घरों में नौकर का काम करना स्टार्ट कर दिया, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना और भी कई छोटे मोटे काम। लेकिन वो अब ये काम करके अब पैसे नहीं कमाना चाहता था, क्योंकि जब वो शहर में गया था तो उसका मकसद था कि वो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए। डियोगो एल्विस को शहर में जुए की लत और शराब की लत ऑलरेडी लग चुकी थी और उस टाइम उसकी मुलाकात उस टाइम के कुछ क्रिमिनल से भी हुई। वो क्रिमिनल जो छोटे मोटे क्राइम ऑलरेडी कर चुके थे। और कुछ ही टाइम के बाद डियोगो भी क्राइम की दुनिया में चला गया और डियोगो एल्विस ने भी क्राइम करना स्टार्ट कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद अब वो काफ़ी पैसे कमा लिए उसने। कम से कम टाइम में वो पहले से ज़्यादा पैसे कमा रहा था और ना ही उसे पहले जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी। कुछ टाइम तक वो छोटे मोटे क्राइम करता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस सीरियल किलर ने अपने क्राइम के लिए उस शहर के सबसे बड़े पुल को चुना। उस पुल की लंबाई थी लगभग 1 किलोमीटर और ऊंचाई 213 फीट ऊंचा, यानी वो पुल शहर का सबसे बड़ा पुल था। अब डियोगो को ये बात तो अच्छी तरह से पता थी कि इसी पुल से काफ़ी लोग लिस्बन शहर में आते हैं और आसपास जो किसान खेतीबाड़ी करने के लिए सुबह जो इस पुल से वहां जाते थे वो शाम को इसी पुल के जरिए वापस अपने घर लौटते थे। कुछ ही टाइम की प्लानिंग करने के बाद उसको लगा कि इस पुल के जरिए जो लोग आते जाते हैं उन लोगों के पैसे वो लूटेगा और उनका मर्डर भी करके उस पुल से नीचे फेंक देगा। बस फिर क्या था, डियोगो शाम ढलने के बाद वो उसी पुल से कुछ ही दूरी पर बैठ जाता और वेट करता कि कोई उस पुल से गुजरे। और जब उसे पता चलता कि कोई अकेले उस पुल से गुजर रहा है तो बस वो अचानक से उस पर हमला कर देता। उसको घायल करने के बाद वो उसके सारे पैसे लेकर वहाँ से निकल लेता और निकलने से पहले वो एक बहुत ही खौफनाक क्राइम को अंजाम देता था। वो उन लोगों को उस बड़े पुल से नीचे नहर में फेंक देता और जो किसान उसका विरोध करते थे, अपने पैसे ना देने के लिए हाथापाई करते थे, वो किसी धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से उन लोगों का मर्डर कर देता। उनका सारा पैसे लेने के बाद वो किसानों को उस पुल से नीचे फेंक देता और वहां से निकल लेता। अब लोग उस नहर में गिरने के बाद उनकी मौत हो जाती, क्योंकि पुल की ऊंचाई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और उस पुल से गिरने के बाद बचने का कोई चांस ही नहीं था। उस पुल के नीचे का जो पानी था वो भी काफ़ी गहरा होता था, जिससे काफ़ी दिनों तक उसकी डेड बॉडी का कुछ पता ही नहीं चलता था। इस केस में डियोगो चाहता तो उन किसानों को वो जिंदा भी छोड़ सकता था, लेकिन वो इतना बेरहम सीरियल किलर था कि उसने किसी को भी पैसे लूटने के बाद जिंदा नहीं छोड़ा। वो रोजाना उन किसानों के पैसे नहीं लूटता था, ये टाइम पर डिपेंड करता था उसके। जब उसके लूटे हुए पैसे खत्म हो जाते थे तो फिर कुछ ही दिनों के बाद वो दोबारा उस पुल पर पहुंच जाता, क्योंकि डियोगो एल्विस जिन किसानों के पैसे लूटता था बाद में उनको मार भी देता था, इसलिए काफी दिनों तक किसी को उसके बारे में भनक भी नहीं लगी थी। और जैसे डियोगो एक के बाद एक मर्डर करता जा रहा था उस टाइम पुलिस उस तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया था। अब उसने एक के बाद एक किसानों को मारकर कई पैसे लूटे। अब उसने इतने ज़्यादा पैसे लूट लिए थे जितना शायद उसने पहले छोटे मोटे क्राइम करके पैसे ना कमाए हों। अब कई बार जो किसान ऑलरेडी नहर में गिर चुके थे उनको लोग देख भी लेते थे। उनकी लाश नहर के ऊपर आ गई, लेकिन उनकी लाश देखने के बाद लोगों को स्टार्टिंग में यही लगा कि उन्होंने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली है। उन लोगों को स्टार्टिंग में बिल्कुल ये अंदाज़ा ही नहीं था कि शहर में एक सीरियल किलर है
जो उनको बेरहमी से घायल करके उनको नहर में फेंक रहा है। अब काफ़ी दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक के बाद एक किसानों के अचानक लापता होने की खबर पूरे शहर में फैल गई। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। डिएगो एल्विस शहर का सबसे बड़ा सीरियल किलर बन चुका था, जो अब तक 70 लोगों का कत्ल कर चुका था। जो किसान उस नहर में गिरे थे, बाद में उन किसानों के घर वालों ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, और जब बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो पुलिस ने उस पुल के नीचे की नहर को भी चेक किया, जिस नहर से कई किसानों की लाशें स्टार्टिंग में पुलिस को मिली थी। अब पुलिस वालों को भी यही लग रहा था कि शायद उन किसानों ने सुसाइड किया था, क्योंकि उस टाइम किसान जो थे वो खेती बाड़ी किया करते थे और उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिस वजह से उस वक्त किसानों ने आत्महत्या की थी। इसलिए पुलिस वालों को उसी टाइम यही लगा कि ये भी वही मामला है, और उन किसानों के शरीर पर भी कोई घाव का निशान नहीं था, जिससे पता चल सके कि किसी ने उनको पहले घायल किया है और फिर नहर में फेंका है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद पुलिस का यह दावा गलत साबित हुआ। पुलिस वालों को उसी नहर से कई किसानों की लाशें मिली थी और उन किसानों की डेड बॉडी पर कई घाव के निशान मिले, जिससे बिल्कुल ये पता लग रहा था कि इनका मर्डर बहुत ही धारदार हथियार से किया गया है और इन किसानों पर कोई कर्ज ही नहीं था। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी अच्छी थी और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, तो वो सुसाइड क्यों करेंगे। अब पुलिस के मन में भी यही सवाल था कि ऐसा कोई कारण ही नहीं है जिनसे वो किसान सुसाइड करें। और आखिरकार पुलिस वालों को बाद में ये बात समझ आ गई कि किसानों का बड़ी बेरहमी से मर्डर किया गया है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन अब तेज कर दी और इस किलर को ढूंढने के लिए पुलिस वालों ने दिन रात एक कर दिया। यहाँ तक कि इस पुल को भी बंद कर दिया गया था, जिस पुल पर डिएगो एल्विस एक के बाद एक किसानों का मर्डर कर रहा था। लगभग 6 महीनों तक डिएगो एल्विस ने उन किसानों को बेरहमी से मारकर उसी पुल के नीचे फेंका था, और उस पुल के बंद होते ही एक के बाद एक जो मर्डर के मामले सामने आए थे वो अचानक बंद हो गए। डिएगो एल्विस को भी ये बात जब पता चली तो पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है, तो वो भी थोड़ा डर गया था और कुछ ही टाइम के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया। उसने सोचा कि वो आने वाले कुछ दिनों तक क्राइम नहीं करेगा। हालांकि बाद में उस पुल को दोबारा खोल दिया गया था और इस पुल की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। कई दिनों तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही। अभी भी पुलिस डिएगो एल्विस तक नहीं पहुंच पाई थी। डिएगो ने 1836 में मर्डर करना स्टार्ट किया था और लगभग 3 सालों तक वो अंडरग्राउंड रहा, जिससे डिएगो एल्विस का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। अब वो अपने क्राइम को और भी बढ़ाने की सोच रहा था। उसको फिर लगा कि किसानों को मारकर उनके पैसे लूटने में ज़्यादा आमदनी नहीं है, तो उस बेरहम सीरियल किलर ने आगे जो क्राइम किया था उसका एग्जाम्पल हिस्ट्री में बहुत ही कम होता है। अब उस सीरियल किलर डिएगो एल्विस ने एक गैंग बनाया और वो खुद इस गैंग का बॉस बन गया, जिस गैंग में ऑलरेडी छोटे मोटे चोर और कुछ गरीब लोग शामिल थे। उसने पहले किसानों को मारकर जो भी पैसा उनसे लूटा था, उन पैसों से उसने वेपन्स खरीद लिए। अब कई साल बीत चुके थे। पुल से नीचे फेंककर जितने लोगों का मर्डर किया गया था, उस केस में अब पुलिस ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका था और डिएगो एल्विस का कुछ पता भी नहीं लग रहा था। पुलिस सीरियल किलर तक कभी पहुंच ही नहीं पाई, जिसकी वजह से ये केस अब काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था और इसकी इन्वेस्टिगेशन लगभग बंद हो गई थी। अब डिएगो एल्विस अपनी गैंग के साथ उन घरों में ज़्यादा जाता था जो लोग बहुत अमीर होते थे, और कुछ दिनों की प्लानिंग करने के बाद उस घर में जाने के बाद उस घर के सभी लोगों को वो जान से मार देता था। बड़ी बेरहमी से लोगों का मर्डर करता था वो। फिर उसके बाद उस घर में जितने भी पैसे होते थे और कीमती सामान होते थे वो लेकर वहाँ से निकल जाता। डिएगो एल्विस इतना ज़्यादा चालाक था कि वो एक भी सुराग क्राइम सीन पर नहीं छोड़ता था, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में पुलिस दोबारा उस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी डिएगो एल्विस के बारे में पता नहीं लगा पाई। पुलिस को जैसे ही पता चलता था मर्डर के बारे में, डिएगो और उसकी गैंग ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके होते थे, जहाँ पर उन लोगों ने अपना अड्डा बना रखा था, जिसके बारे में सिर्फ डिएगो एल्विस और उसके गैंग के लोग ही जानते थे। तो 3 सालों में जो एक के बाद एक इतने सारे मर्डर रुक गए थे, वो अब शहर में दोबारा स्टार्ट हो गए थे। शहर में दोबारा एक दहशत का माहौल फैल चुका था, और इस बार मर्डर जो हो रहा था वो किसानों का नहीं हो रहा था। इस बार मर्डर हो रहा था लिस्बन के अमीर लोगों का। और जब एक के बाद एक अमीर घर के लोग इतनी बेरहमी से मारे जा रहे थे, तब ये केस एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया और इन इंसिडेंट को काफ़ी सीरियसली लिया गया। इसलिए इस बार जो मामला था वो अमीर लोगों का था, ना कि किसानों का। तो पुलिस पर इस केस का प्रेशर ज़्यादा था। पुलिस को स्टार्टिंग में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे करे,
वहाँ डिएगो एल्विस एक के बाद एक अपनी गैंग के साथ घर में घुसकर लूटपाट कर रहा था और लोगों को बेरहमी से मार रहा था। कभी कभी तो 2 दिन तक भी पता नहीं चलता था कि इस घर में कई लोगों का मर्डर भी हुआ है, क्योंकि डिएगो एल्विस घर के अंदर किसी को भी जिंदा छोड़ता ही नहीं था जो बाद में उस घर से निकल जाए और इस घटना के बारे में किसी को बता सके। जब पड़ोस के लोगों को पता चलता था तो वो लोग पुलिस को कॉल करके इस घटना की सारी बातें बताते थे। अब डिएगो एल्विस को कुछ ही टाइम के बाद पता चलता है उस शहर के सबसे अमीर और सबसे मशहूर डॉक्टर पेड्रो एंट्रेडा के बारे में। अब डिएगो डिसाइड करता है कि वो उसी के घर में जाकर लूटपाट करेगा और कुछ ही दिनों की प्लानिंग करने के बाद वो अपनी गैंग के साथ उस डॉक्टर के घर में पहुंच जाता है और उस टाइम उस डॉक्टर के घर में टोटल 4 लोग थे। जिस वक्त डिएगो एल्विस उस डॉक्टर के घर में घुसा था उस वक्त वो डॉक्टर घर पे नहीं थे, वो किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। तो अब डिएगो और उसकी गैंग उस घर के अंदर पहुंचते हैं। घर के अंदर जितनी भी कीमती चीज और पैसे थे उन सभी को लेने के बाद डिएगो ने घर के अंदर मौजूद जो सभी लोग थे चाकू से गोद गोद कर उनकी बड़ी बेरहमी से उसने मर्डर कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने वहां से भागने की भी कोशिश की थी लेकिन वो वहां से भाग नहीं पाए। वो डॉक्टर उस शहर में काफी मशहूर था और कई लोग उस डॉक्टर को जानते थे, तो उसके घर में काफी लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो जब एक पड़ोसी उस घर में जाता है और घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो काफ़ी टाइम तक भी दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर वो उस घर की एक खिड़की से घर के अंदर देखता है और वो जब घर के अंदर का मंजर देखता है तो वो पूरी तरह हैरान और परेशान रह जाता है और तुरंत वो पुलिस की टीम को कॉल करता है। पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है और अब ये पहली बार ऐसा हुआ था कि पुलिस को इतनी जल्दी क्राइम की इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। पुलिस ने तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और पूरे शहर में उन्होंने नाकाबंदी कर दी, जिससे डिएगो और उसकी गैंग को उस शहर के बाहर भागने का कोई भी मौका नहीं मिला। डिएगो और उसकी गैंग भागने की पूरी कोशिश करते हैं, किसी और रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाते और कुछ ही टाइम के बाद पुलिस उन तक पहुंच जाती है। अब इस केस में पहली बार डिएगो एल्विस को अरेस्ट किया जाता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अब उससे पूछताछ स्टार्ट की जाती है। डिएगो एल्विस की गैंग से भी पूछताछ स्टार्ट की जाती है लेकिन वो कुछ भी नहीं बताते। लेकिन जब उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है और उनके पास से गहने, हथियार और पैसे मिलते हैं पुलिस को और फिर बाद में वो जो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस जब उन सभी लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करती है तो पता चलता है कि ये ऑलरेडी छोटी मोटी चोरियां कर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक शख्स था जिसका कोई भी पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला पुलिस को और फिर बाद में उन सभी लोगों ने उसके बारे में बताया था कि वही है हमारा बॉस डिएगो एल्विस। पुलिस कई दिनों तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती रहती है और पुलिस को डिएगो एल्विस पर शक होता है कि कुछ टाइम पहले पुल पर जो इतने किसानों का जो मर्डर हुआ था उन किसानों का मर्डर डिएगो एल्विस ने तो नहीं किया था। इसलिए पुलिस डिसाइड करती है कि अब डिएगो एल्विस से ही पूछताछ की जाएगी। पुलिस जब उससे पूछताछ स्टार्ट करती है तो शुरू में वो बिल्कुल मना कर देता है कि उसने उन किसानों का मर्डर नहीं किया, लेकिन थोड़ा पिटने के बाद वो कहता है कि हाँ उसी ने मर्डर किया है और उसने लगभग 70 या उससे भी ज़्यादा मर्डर किए हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मर्डर किए थे कि उसे खुद गिनती ही नहीं पता थी कि एग्जैक्ट उसने कितने मर्डर किए हैं। अब जब ये बात लिस्बन शहर में फैली और सभी लोगों को पता चला तो सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि लिस्बन शहर में ही नहीं बल्कि पूरे पुर्तगाल के इतिहास में ऐसा कोई सीरियल किलर हुआ ही नहीं था जिसने 70 से ज़्यादा मर्डर किए हों। 70 से ज़्यादा लोगों का मर्डर कर दिया था डिएगो एल्विस ने, उन लोगों को जिसकी डिएगो एल्विस से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। अब लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द डिएगो एल्विस को इस केस में कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और फरवरी 1840 में जब ये केस कोर्ट में पहुंचा और इस केस को रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस माना गया और एक ही साल के अंदर डिएगो एल्विस को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जिस टाइम डिएगो एल्विस को फांसी होनी थी एक्चुअली उसी टाइम लिस्बन शहर में कुछ डॉक्टर साइंटिस्ट फ्रेनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे और वो दिमाग की कोशिकाओं के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्रिमिनल्स के दिमाग में चलता क्या है। इसलिए उन डॉक्टर और कुछ साइंटिस्ट ने कोर्ट में ये अपील की थी कि जब डिएगो एल्विस को मौत की सज़ा सुनाई जाए और उसकी मौत के बाद उसका सर उनको सौंप दिया जाए ताकि वो बाद में रिसर्च कर सकें और ये पता लगा पाए कि आखिर जो इतने बड़े सीरियल किलर होते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है और आखिर क्यों ऐसा होता है कि वो इतने सारे लोगों को बिना किसी दुश्मनी के मार देते हैं। बाद में जब कोर्ट ने साइंटिस्ट की इस बात को सुना तो आखिरकार
उन्होंने उनकी अर्जी को एक्सेप्ट कर लिया और 19 फरवरी 1841 को फाइनली वो दिन आ ही गया जब डिएगो एल्विस को सभी लोगों के सामने फांसी दे दी गई। लगभग पूरा लिस्बन शहर उस टाइम उसकी फांसी देखने के लिए आया था और उस दिन इतने सारे लोगों के सामने उस सीरियल किलर को फांसी दे दी गई थी जिसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मर्डर किए थे, जितने शायद उस टाइम किसी और सीरियल किलर ने ना किए हों। और अब डिएगो का काम तमाम हो गया। डिएगो एल्विस को जब फांसी दे दी गई और जब उसकी मौत हो गई तब उसका सर काटा गया और उन साइंटिस्ट के हवाले कर दिया गया। उसके बाद उस पर काफ़ी रिसर्च की गई और कुछ ही टाइम के बाद उसका नतीजा भी आ गया, लेकिन उसका एग्जैक्ट नतीजा क्या था ये किसी को पता ही नहीं। लेकिन उस सीरियल किलर का कटा हुआ सर आज भी इतने सालों बाद इस दुनिया में मौजूद है। उस टाइम के साइंटिस्ट ने डिएगो एल्विस का सर एक शीशे के जार में प्रिजर्व करके और कुछ केमिकल वगैरह डालकर आज भी प्रिजर्व कर रखा है। और डिएगो एल्विस उस सीरियल किलर के सर को एक यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया ऑफ मेडिसिन में रख दिया गया और आज भी उसका सर वहाँ पर मौजूद है। और इतने साल बीत चुके हैं और आज के टाइम भी उसका चेहरा वैसा का वैसा ही है जैसे साल 1841 में था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसने 70 से ज़्यादा लोगों का बड़ी बेरहमी से मर्डर किया है। उन लोगों का मर्डर किया है जिनकी कोई दुश्मनी नहीं थी उनसे। और इस तरीके से वो दुनिया का इकलौता ऐसा सीरियल किलर है जिसका सर आज भी इस दुनिया में मौजूद है और शायद आने वाले कई सालों तक रहे। इस केस में पुलिस ने भी स्टार्टिंग में इतनी तेजी से इन्वेस्टिगेशन नहीं की जो पुलिस को करनी चाहिए थी। अगर की होती तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में ही पुलिस डिएगो एल्विस तक पहुंच जाती और इसने इतने सारे जो मर्डर किए हैं उनकी गिनती शायद कम हो सकती थी। लेकिन अफसोस, जब पुलिस डिएगो एल्विस तक पहुंच पाई तो उससे पहले ही डिएगो एल्विस ने ऑलरेडी इतने सारे मर्डर कर लिए थे और इतने सालों तक वो अपने मुताबिक ज़िंदगी जीता रहा। तो ये थी स्टोरी पुर्तगाल के इतिहास के सबसे बड़े सीरियल किलर डिएगो एल्विस की। खैर, आप लोगों का क्या मानना है कि जब डिएगो एल्विस को फांसी दी गई थी और फांसी देने के बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो सही हुआ था या नहीं, कमेंट में बताना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।